हेलो गाइस, ने वाले हो अभी 2025 में ही रिलीज हुई हॉरर मूवी ट्रोमैटिका का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं पियर्स सेगरेडस। रिलीज से पहले ये मूवी वायरल हो गई थी इसके पोस्टर और ट्रेलर में दिख रहे डीमन की वजह से, जो बड़ा खौफनाक है। और आज पता चल जाएगा कि इसमें देखने लायक कुछ है भी या बस रील वाली खोखली हाइप है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। कहता है कि साइकोलॉजी में चाइल्डहुड ट्रॉमा की 5 फॉर्म्स होती हैं: फिजिकल नेग्लेक्ट, विटनेसिंग वायलेंस, इमोशनल, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज। ये पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं 1910 सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट में, जहाँ के बंजर रेगिस्तान में एक आदमी कड़ी धूप में तपी हुई रेत पर नंगे पैर चले जा रहा था। उसके पास एक खंजर था और कपड़े में लिपटा हुआ एक प्राचीन आर्टिफैक्ट था, जिसका धड़ किसी घोड़े या बकरे जैसा था लेकिन सर किसी गिद्ध जैसा था। वो आदमी बार बार अपने बच्चे अशरफ को याद कर रहा था और जब वो एकदम टूट गया तब हमें पता चला कि वो इसी खंजर से खुद अपने बेटे की जान लेकर आया है, एक डीमन के इन्फ्लुएंस में जो कनेक्टेड है इस आर्टिफैक्ट से। उस डीमन का नाम है वोल्पाजू, इविल का क्रिएटर और बच्चों का टेकर। डीमन ने इसके हाथों इसके बच्चे को खत्म करवा दिया, पर अब इसे पछतावा हो रहा है, इसलिए इतनी दूर आकर इसने आर्टिफैक्ट को रेत में दबा दिया और फिर उसी खंजर से अपनी भी जान ले ली, ताकि डीमन उसका और यूज ना कर पाए। ये थी मूवी की ओपनिंग। फिर हम आते हैं 2003 पैसाडेना कैलिफोर्निया के एक पुराने से जले हुए घर में, जहां रात के टाइम माइकी नाम के बच्चे ने टेबल के नीचे छुप के पुलिस के पास फोन लगाया है, उन्हें बताने के लिए कि मेरी माँ एक मॉन्स्टर है, वो मुझे हर रात डराती है। अभी वो अपनी माँ से छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माँ ने उसे ढूंढ लिया और तब हम देख पाए कि सच में उसकी माँ मॉन्स्टर है। माइकी को क्या, अपने रूप से वो किसी को भी डरा दे। माँ का नाम है एबिगेल। वो बड़ी डरावनी आवाज में बात कर रही थी और हरकतें भी उसकी बहुत अजीब थी, लेकिन बीच बीच में उसकी आवाज नॉर्मल हो जाती और वो माइकी से माफी मांगने लगती, यानी वो पोजेस्ड है। तभी माइकी ने ये बोला कि मेरी माँ मुझे हर रात डराती है। माइकी ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में उसने माइकी को पकड़ ही लिया, पर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके साथ बैठकर टीवी पे कार्टून देखने लगी। चैनल बदला तो न्यूज चैनल पे माइकी की ही न्यूज चल रही थी और न्यूज से पूरा मामला ही पलट गया। उसमें बताया जा रहा था कि माइकी को उसके घर से उठाया गया था 9 महीने पहले, तब से माइकी गायब है। पिछले 1 साल में माइकी चौथा बच्चा है जो ऐसे गायब हुआ। और सबसे मेन खुलासा ये हुआ कि एबिगेल उसकी माँ नहीं है। उसकी असली माँ टीवी पे रो रो कर भीख मांग रही है कि मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। और सवाल यह है कि अपनी असली माँ को देखने के बावजूद भी माइकी इस भयानक लड़की को अपनी माँ क्यों बता रहा है। यहाँ पे हम भी क्लियरली उसका फेस देख पाए, जिसमें ममता तो नजर नहीं आ रही। और क्योंकि माइकी ने पुलिस के पास फोन किया था, इसलिए थोड़ी देर बाद शेरिफ मिलर उस घर पे पहुंच गया और उसके आते ही एबिगेल ने माइकी को बोला कि जाकर छुप जाओ, अगर तुमने कोई हरकत की तो मॉन्स्टर आकर तुम्हें ले जाएगा। बस इतना सुनते ही माइकी चुपचाप जाकर छुप गया और एबिगेल शेरिफ को टालने लगी, लेकिन टलने के बजाय वो घर के अंदर घुस आया और वो ये देखकर हैरान था कि घर बिल्कुल भी रहने लायक नहीं था, फिर भी एबिगेल रह रही थी। एबिगेल ने उसे बताया कि वो अकेली रहती है, घर में कोई बच्चा है ही नहीं, तो कॉल भला किसने की होगी। लेकिन घर में बिखरे पड़े खिलौने कुछ और ही बता रहे थे। जब तक शेरिफ घर के बाहर था तब तक एबिगेल उससे नॉर्मली बात कर रही थी, लेकिन जैसे वो घर के अंदर आया एबिगेल उसके साथ भी खेलने लगी। एकदम से वो गायब हो गई और थोड़ी दूर से उसकी आवाज आई जैसे वो बच्चे के पीछे पड़ी है। ये सुनकर शेरिफ ने बैकअप बुला लिया। फिर एबिगेल की तलाशी में वो बाथरूम तक पहुंचा, जहां बाथटब पूरा खून से भरा पड़ा था और उसमें भी खिलौने तैर रहे थे। अब तक तो शेरिफ भी शांत था, पर ये देखते ही उसने गन निकाल ली। एबिगेल अब भी माइकी के साथ जबरदस्ती लुका छुपी खेल रही थी, तो उसकी आवाज सुनकर शेरिफ पहुंच गया नीचे बेसमेंट में, जहाँ पे उसे मिली माइकी से पहले गायब हुए तीनों बच्चों की बॉडीज। उनके साथ जैसे कोई सैटेनिक रिचुअल किया हो। शेरिफ उन्हें देख के दंग था कि तभी एबिगेल आकर उसके पास नाचने लगी। वो कुछ कर पाता उससे पहले एबिगेल ने हमला करके उसे भी चीर डाला और ये सब माइकी के सामने हुआ, बल्कि 3 बच्चों की बॉडीज भी घर के अंदर माइकी के सामने ही है। फिर भी वो एबिगेल को अपनी माँ मानता है, जबकि उसका हाल भी उन बच्चों जैसा हो सकता है। ये पूरा मामला आखिर है क्या, वो जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1 साल पीछे, जब एबिगेल अपने डैड जॉन और छोटी बहन एलिस के साथ नए घर में रहा करती थी। एबिगेल के मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका था, जिस वजह से उसका डैड जॉन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, क्योंकि दोनों बच्चियां उसके पास से जाने वाली थी। इसी बीच जॉन को कहीं से मिल गया वही एंशिएंट आर्टिफैक्ट, तो जॉन ने सोचा कि इसे बेच के अच्छा पैसा मिल जाएगा। उसकी जानकारी निकालने का काम जॉन ने दिया अपने दोस्त स्टीव को, और स्टीव ने उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च की तो पाया कि वो आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक
खतरनाक है, उसे बच्चों से दूर रखने की जरूरत है क्योंकि वो एक पोर्टल है वोल्पाजो नाम के डीमन के लिए जो बच्चों को खाता है। अगर उस आर्टिफैक्ट का सर खोल दिया जाए तो वोल्पाजो इस दुनिया में आ जाएगा, फिर वो लोगों को पोजेस करेगा, बच्चों का शिकार करेगा, उन्हें सैक्रिफाइस करेगा या उन्हें भी डीमन बना देगा। वो बहुत कुछ कर सकता है और उसका कहर किसी बीमारी की तरह फैलता है। इसलिए स्टीव ने जॉन को सलाह दी कि उस आर्टिफैक्ट को किसी कोने में छुपा के रख दे, लेकिन जॉन ठहरा टेढ़ा आदमी। स्टीव के मना करने के बावजूद उसने आर्टिफैक्ट का सर खोल दिया, जिसके बाद वो हो गया पोजेस होते सबसे पहली ज्यादती उसने अपनी बेटी एबिगेल के साथ की, जिसका होठ बचपन से ही डिसफिगर्ड है। एलिस के सोते ही वो एबिगेल के रूम में पहुंचा और जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए। फिर बोला कि ये बात किसी को बताना मत वरना मॉन्स्टर आ जाएगा। लेकिन बस इतना ही नहीं था, बाद में जब एबिगेल पानी पीने गई तो जॉन उसके पीछे सीलिंग पे भागता हुआ दिखाई दिया। एबिगेल जाके सो गई, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी आंख खुली क्योंकि जॉन उसका पैर खा रहा था। इधर से डीमन ने एबिगेल को पकड़ा और उधर से जॉन ने। फिर उसके मुंह में अपना गंदा खून उगलकर जॉन ने एबिगेल को भी डीमन के वश में कर दिया। पूरी रात जॉन को होश नहीं था। उसे सुबह होश आया, पर तब तक एबिगेल घर छोड़कर जा चुकी थी, जॉन के पेरेंट्स के घर में जो सालों पहले जल गया था। उधर डीमन का बच्चा बहुत जल्दी एबिगेल के पेट में बड़ा हो रहा था। जॉन के थ्रू डीमन ने एबिगेल के साथ जो जबरदस्ती की थी वो इसलिए ताकि उसका बच्चा इस धरती पे जन्म ले सके। लेकिन एबिगेल ने खुद एक हैंगर लेकर उस बच्चे के टुकड़े कर दिए, पर तब तक एबिगेल की बॉडी थोड़ी बहुत सड़ चुकी थी क्योंकि उसके अंदर डीमन का बच्चा जो था। एबिगेल ने फोन पे एलिस से भी बात की और उसे बताया कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना। एबिगेल को पता था कि कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा, लेकिन उसने सोच रखा था कि वो चर्च में जाके मदद मांगेगी। मगर उससे पहली पोजेस जॉन उसके पास पहुंच गया और बोला कि तुमने डीमन के साथ गद्दारी की है, जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी। उसने चाकू से एबिगेल का हाथ चीर दिया, लेकिन असली सजा ये नहीं थी। एबिगेल के किए की असली सजा डीमन देगा एलिस को, उसके साथ भी वही करके जो एबिगेल के साथ किया। अब एबिगेल के लिए एलिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, इसलिए एबिगेल ने डीमन के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगी कि एलिस को कुछ मत करना, तुम जैसा बोलोगे अब मैं वैसा ही करूंगी। एबिगेल ने डीमन के बच्चे को मारा, इसलिए बदले में डीमन को एक बच्चा ही चाहिए, एक खास बच्चा जिसे एबिगेल ही ढूंढेगी। इसी के चलते एबिगेल ने बच्चों को उठाना शुरू कर दिया, जिनमें चौथा बच्चा था माइकी। जो पहले 3 बच्चे थे वो डीमन के काम के नहीं थे, यानी खास बच्चे नहीं थे, इसलिए डीमन ने उन तीनों को मार दिया। और माइकी खास बच्चा निकला, इसलिए 9 महीने बाद भी वो जिंदा है। खास बच्चा मतलब कि ऐसा बच्चा जो अंधेरे की तरफ आकर्षित हो, तभी तो डीमन उससे अपना काम निकलवाएगा। और माइकी ऐसा ही बच्चा है जो डेड बॉडीज देखकर घबराता नहीं। अब तक एबिगेल डीमन के इशारों पर ही चल रही थी। उसे खास बच्चा देने के बावजूद भी वो कहीं गई नहीं, क्योंकि उसे माइकी की चिंता थी। वो माइकी को बचा रही थी, लेकिन ये सब खून खराबा अब उससे और नहीं हो रहा, इसलिए माइकी के सामने उसने शेरिफ की गन से खुद को गोली मार के अपनी सफरिंग खत्म कर ली। अब डीमन के साथ माइकी रह गया अकेला। डीमन उसके पीछे लग गया तो माइकी ने गन उठाकर डीमन को गोली मार दी। अगली सुबह पुलिस आई और इस क्राइम सीन की खबर हर जगह फैल गई। रेडियो पर एबिगेल की मौत की खबर सुनकर जॉन भी टूट गया। रेडियो पानी में डालकर उसने अपनी भी जान दे दी। अब हम आते हैं 20 साल आगे, जब एलिस बड़ी हो चुकी है और उसने एक किताब लिखी है अपनी बहन एबिगेल के ऊपर। नाम है मॉमी मॉन्स्टर। माइकी ने जो उस रात पुलिस के पास कॉल की थी उससे ये नाम लिया गया है। और किताब के कवर पे भी माइकी की बनाई हुई ड्राइंग है, जिसमें माइकी की असली माँ दूर खड़ी है और माइकी घर के अंदर है एबिगेल के साथ, जिसे वो अपनी असली माँ मानता है आज भी, उसके मर जाने के बाद भी। इसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम, जिसमें विक्टिम अपने अब्यूजर के साथ ही एम्पैथाइज करने लगता है। ड्राइंग में घर के नीचे 4 बॉडीज भी देख सकते हो, 3 बच्चों की और एक शेरिफ की, और उनके बीच में है डीमन। एबिगेल का नाम अमेरिका के सबसे खतरनाक सनकी लोगों में आता है, तो उसी को पकड़ के एलिस ने ये किताब लिखी है, क्योंकि एलिस उसे करीब से जानती थी। और यही तो दुख की बात है, इसे बचाने के लिए एबिगेल खुद बर्बाद हो गई और उसका मूल्य ये ऐसे चुका रही है। अपनी बुक प्रमोट करने के लिए वो पहुंची है जेनिफर नाम की जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देने, और टीवी पे ही माइकी से माफी मांग रही है जो कुछ माइकी के साथ हुआ उसके लिए, क्योंकि उसे यकीन है कि माइकी भी इंटरव्यू देख रहा होगा, जो कि वो देख रहा है, लेकिन उसके अलावा डीमन भी देख रहा है। उस रात जो कुछ हुआ था उससे एलिस की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एलिस के मुताबिक वो उसके जीवन का सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, जबकि डायरेक्टली इसका कुछ लेना देना है ही नहीं उस सब के साथ। असली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था माइकी के लिए, जिसे आज भी कैश इन किया जा रहा है। ये इंटरव्यू देने के बाद एलिस घर पहुंची, लेकिन अब वो पछता रही थी, क्योंकि जेनिफर ने उसके इंटरव्यू को एक डॉक्यूमेंट्री में मिलाकर टीवी पे चला रखा है हैलोवीन स्पेशल के लिए। हर कोई उस हादसे से पैसे छापने में लगा है, बिना ये सोचे कि माइकी को कैसा लगेगा। जिसने वो सब कुछ भोगा, बस
उसी से कोई मतलब नहीं है, बाकी सब इसमें कूद रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री में और भी लोगों के इंटरव्यूज हैं जिनसे हमें बहुत कुछ पता चला। माइकी की असली माँ का इंटरव्यू है जिसमें वो बता रही है कि जो माइकी घर से उठाया गया था वो माइकी कभी वापस नहीं लौटा। मतलब माइकी पूरी तरह चेंज हो गया। उसने कभी किसी से कोई बात नहीं की, ना ही कभी अपनी असली माँ को माँ माना। यही मेन बात है कि माइकी ने कभी अपना मुंह नहीं खोला, इसलिए सारा मसाला इधर उधर से लिया जा रहा है। इसकी वजह माइकी का डॉक्टर बता रहा है भारी ट्रॉमा। माइकी ऐसे PTSD से गुजर रहा है जो डॉक्टर ने आज तक नहीं देखा। वो कुछ और ही बन चुका है। यहाँ तक कि उसकी जो सारी ड्राइंग्स हैं उनमें बस एबिगेल है या फिर वो तीनों डेड बच्चे। उन बच्चों की जो ड्राइंग माइकी ने बनाई है उससे हम समझ सकते हैं कि माइकी की दिमागी हालत कैसी है। ड्राइंग में हम साफ साफ देख सकते हैं कि माइकी ने उन लाशों के साथ ही एक बॉन्ड बना लिया था। वो खुद को उन्हीं में से एक मानने लगा था। इस केस के बारे में अर्बन लेजेंड तो यही है कि एबिगेल पोजेस थी। ऑनलाइन यही बात फैली हुई है क्योंकि इसकी गवाही जॉन का दोस्त स्टीव देता है। वो सीधा कहता है कि एबिगेल एक डीमन के कब्जे में थी, वो भी उसके बाप की गलती की वजह से, और वो डीमन आज भी यहीं पर है। इस केस के अराउंड इतनी मिस्ट्री है कि अगली कॉन्जरिंग मूवी इसी पे बनेगी बस। फिर सारा क्रेडिट कौन ले जाएगा वो पता ही है सबको। एलिस ने थोड़ी रिसर्च की तो पाया कि 60% लोगों के साथ बचपन में कोई ना कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जरूर होता है। पर हिला देने वाली बात यह है कि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनमें ये नंबर 97% है। यानी अगर प्रॉपर केयर ना की जाए तो ये विक्टिम्स अपने ट्रॉमा की वजह से क्रिमिनल्स बन जाते हैं। इसका मतलब कि माइकी भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी आशंका एलिस को पहले से है। वो आराम से डॉक्यूमेंट्री देख रही थी कि तभी उसके घर की डोरबेल बजी। एक बच्चा ट्रिक और ट्रीटिंग करने आया था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि वो कोई बच्चा नहीं बल्कि माइकी था जो घुटनों के बल बैठा हुआ था ताकि बच्चा लगे। एलिस समझ नहीं पाई इसलिए उसने कैंडी देकर उसे भेज दिया। फिर एलिस के पास आता एक फोन और फोन पे बोल रही थी पोजेस्ड एबिगेल। एलिस सोई तो सपने में भी उसे एबिगेल और डीमन दिखाई दिया। डोरबेल बजने पर वो जागी और दरवाजे पर था माइकी जिसे वो अब भी बच्चा समझ रही थी। पर जैसे ही वो खड़ा हुआ एलिस को समझ आ गया कि वो माइकी है जो इंटरव्यू देख के ट्रिगर हुआ है। एलिस ने जल्दी से जाके अपनी गन उठाई और तब तक वो आके आराम से घर के अंदर बैठ गया। पहले तो एलिस ने आराम से उससे पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो माइकी ने उसे बोल के जवाब दिया कि अब तुम सेफ नहीं हो, वो वापस आ चुका है और इस बार मम्मी भी तुम्हें नहीं बचा सकती। माइकी बताता है कि मुझे बहुत डार्क थॉट्स आते हैं जो मुझसे बहुत गलत चीजें करने को कहते हैं क्योंकि मैं चोजन वन हूँ डार्कनेस के लिए, लेकिन मैं वो सब नहीं करना चाहता। ये सब बताते हुए माइकी रोने लगा और बोला कि तुम मेरी मम्मी बन जाओ, जिससे पता चलता है कि दिमाग से वो आज भी वहीं पे फंसा है, आज भी बच्चा है। लेकिन उसकी हरकतों से एलिस घबरा चुकी थी, इसलिए उसने सीधा गन तान दी और बोली कि यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। पर अब क्या फायदा, माइकी के साथ डीमन भी घर में आ चुका है और वो कहीं नहीं जाने वाला। माइकी खुद ही घर से भागकर बाहर चला गया और तभी डीमन ने एलिस को अपनी शक्ल दिखा दी। अब जाके हम भी क्लियरली डीमन को देख पाए और माइकी के दिमाग में चल रहे फ्लैशबैक से हमें पता चला कि उस रात डीमन ने माइकी के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। फिर इसके हाथों शेरिफ की बॉडी में चाकू घुसवाए थे और वही काम अब फिर से करवाना चाहता है एलिस के ऊपर। कुछ देर बाद एलिस का बॉयफ्रेंड एलेक्स वहां पे आ गया, लेकिन वो अंदर जा पाता उससे पहले पोजेस्ड माइकी ने उसे वैसे स्टैब करके मार डाला जैसे बचपन में डीमन ने उसकी प्रैक्टिस करवाई थी। सुबह तक ये खबर जेनिफर के पास पहुंच गई तो उसने स्टूडियो में कॉल करके कह दिया कि जल्दी से एलिस को बुला लो और पैसा छापने का मौका आ चुका है। पर जब तक जेनिफर खुद स्टूडियो में पहुंची तब तक माइकी ने पूरा स्टूडियो उजाड़ दिया था। जो एक दो लोग बचे थे उन्हें जेनिफर के सामने ही मार डाला। सिर्फ एक वर्कर डायना बची हुई थी जिसे जेनिफर ने खुद ही मरवा दिया अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन बच फिर भी नहीं पाई। माइकी ने उसका भी बुरा हाल कर डाला लेकिन जान से नहीं मार पाया क्योंकि गोली खत्म हो चुकी थी। इतने में मौका देखकर जेनिफर ने टेजर मारकर उसे बेहोश कर दिया जिसका असर ज्यादा देर तक नहीं रह पाया। माइकी ने एक बार फिर ऑलमोस्ट जेनिफर को मार ही डाला था कि तभी बीच में आ गई एलिस। वो बोली कि मैं तुम्हारी मम्मी बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर माइकी ने जेनिफर को छोड़ दिया पर तभी डीमन ने जोर मारा तो माइकी ने एलिस का गला पकड़ लिया। अब एलिस की जान जाने को थी कि तभी जेनिफर ने चाकू माइकी के चेहरे में घुसाकर उसका खेल वहीं पे खत्म कर दिया। न्यूज में तो यही आएगा कि माइकी ट्रॉमा की वजह से सनकी हो गया था। अपना इंटरव्यू देख के वो भड़क गया जबकि काम था वो डीमन का, और डीमन ऐसे सनकी तैयार करता रहेगा क्योंकि उसका पोर्टल यानी वो आर्टिफैक्ट अब भी जॉन के घर में पड़ा है। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म।